नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जीएस का आपका 15 नंबर का पोर्शन है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मैं डील कर रहा हूं। इसी इम्पोर्टेंट कड़ी में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों से प्रश्न कैसे बनते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले मैं आपको पूरा उसका थ्योरी पोर्शन बता रहा हूं कि अनुसूचियां कितने हैं और क्या क्या हैं, फिर उन अनुसूचियों से संबंधित हम लोग MCQ करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। फिर तो देखेंगे पहला अपने पास अनुसूची क्या है। तो पहली अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो क्या दिख रहा है अपने पास कि पहला अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि पहले अनुसूची में किसका वर्णन है आपके पास, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, अर्थात भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में प्रथम अनुसूची में दिया है। और इस अनुसूची की खास बात ध्यान से सुनेंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है ये अनुसूची। अनुच्छेद 1 से 4 नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 जो कि आपके पास प्रथम अनुसूची संबंधित है किससे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। ये भी प्रश्न दिमाग में अच्छे से रखेंगे। बिल्कुल ये नहीं आपको करना है कि अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है, नहीं बोलना है आपको। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। क्या लिखा है देख सकते हैं, इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। तो ये हुआ प्रथम अनुसूची जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला देखते हैं। तो अगला अपने पास है कि वेतन और भत्ते, मतलब कि किनके वेतन और भत्ते की बात किया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, न्यायाधीश हो गए, ये आपके पास कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि अनुच्छेद 148 के तहत है। इन सब के इसके अलावा बाकी और मंत्री पद भी हैं, उनके वेतन और भत्ते से संबंधित है आपका अनुच्छेद अनुसूची कौन सा अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची वेतन और भत्ता, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा अनुसूची वेतन और भत्ते की बात करता है किनके लिए, ये सब पद में जो विराजमान रहेंगे उनके लिए। अगला बोला जाए तीसरा अनुसूची, तो तीसरा अनुसूची बोल रहा है कि शपथ का प्रावधान, मतलब कि जो मंत्री लोग हैं उनके शपथ का प्रावधान करता है अनुसूचित तीसरा। तो मंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, न्यायाधीश हो गए आदि, इन सब के शपथ के लिए है कौन सा अनुसूची तीसरा। तो याद कैसे करेंगे इनको, दूसरा और तीसरा में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो मंत्री लोग हैं, जो मंत्री सांसद या विधायक जो भी हैं, उनको सबसे पहले क्या दिया जाए, सबसे पहले इनको दिया जाए वेतन। सबसे पहले इनको दिया जाए क्या चीज़, वेतन। इन लोग बोलते हैं कि हमको पहले वेतन दो, फिर हम क्या करेंगे, शपथ लेंगे करके बोलेंगे इन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोग को वेतन, अर्थात दूसरे नंबर पर है वेतन और तीसरे नंबर पर इन लोग क्या करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। तो ये तीसरे अनुसूची तक हो गया। चौथे अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथे अनुसूची में प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीट कितना होगा, प्रत्येक राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हो गया, तो उनके लिए सीटों का आवंटन करता है। कहाँ आवंटन करता है ये अनुसूची किसका प्रावधान कर रहा है, सीटों के आवंटन का प्रावधान कर रहा है। कहाँ पे, राज्यसभा में। ये भी दिमाग में रखने का, राज्यसभा में, ना कि लोकसभा, ना कि विधानसभा। तो चौथा अनुसूची संबंधित है हर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कहाँ पे सीटों का आवंटन करना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना है। चौथा हो गया। फिर आपके पास पांचवा अनुसूची क्या बोल रहा है, पांचवी अनुसूची बताता है जो भी भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे ना, अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रित करने वाले क्षेत्र हैं, तो उनसे संबंधित है कौन सा आपका अनुसूची पांचवा संबंधित है किससे, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अब मैं एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैत्री, ठीक है, ये आपके पास एक ट्रिक है
जिसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से क्या मिलने वाला है आपको, त्रिपुरा। तो ये बताएगा आपका छठवां अनुसूची बताने वाला है। सेम चीज़ें रहेगा, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित रहेगा कौन सा, छठवां अनुसूची, लेकिन कहाँ, असम में, मिजोरम में, मेघालय में और त्रिपुरा में। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश, मान लो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पूछ दिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र और उनके जनजातियों के संबंध में प्रशासन किससे संबंधित है, कौन से अनुसूची से संबंधित है, तो उस टाइम छठवां अनुसूची नहीं आएगा। छठवें अनुसूची में सिर्फ ये राज्य आएंगे, कौन से, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा। बाकी जितने भी राज्य बचे भारत में, उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बोलेगा तो वो पांचवा अनुसूची है। यही चीज़ें हैं, देखेंगे आगे। ये देख सकते हैं आप लोग, छठवां पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र, यह केवल छठवां अनुसूची किनके लिए सिर्फ लागू होगा, सिर्फ 4 राज्यों के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है। कौन कौन सा, अ, मी, मे, त्रि। तो अमी में त्रि के अलावा भारत में जो भी राज्य मिलेंगे आपको, वहाँ अगर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करते हैं तो उसके लिए अनुसूची 5 है। ये एग्ज़ाम में आया है और ये कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताया। छठवां किससे संबंधित है, अ, मी, मे, त्रि से संबंधित है। ठीक है, आगे देखें। सातवां अनुसूची की बात किया जाए तो सातवां, स से सा, सातवां अनुसूची आपके पास 3 सूचियों का वर्णन करता है। 3 सूचियों का, केंद्र सरकार के पास कौन कौन से विषय रहेंगे जिन पर वो कानून बनाएगा, राज्य सरकार के पास कौन कौन से विषय रहेंगे जिन पर वो कानून बनाएंगे राज्य सरकार, और तीसरा अनुसूची बोलता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बोलने का मतलब कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अब बात यहीं पे ध्यान से सुनने का, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मान लो कोई एक विषय है, मान लो एक विषय ले लेता हूँ मैं, कृषि, ठीक है, और कृषि पे केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बनाया, तो अब किनका कानून लागू होगा, ये बात ध्यान रखने का। तो केंद्र के द्वारा अर्थात समान विषय में बनाए गए समान विषय पर बनाए गए कानून पर दोनों अगर कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तो किनका कानून लागू होगा, तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, ना कि राज्य सरकार का। सातवां सूची बोलता है 3 सूचियों के बारे में। संघ सूची अर्थात केंद्र के अधीन कितने विषय हैं जिन पर वो कानून बनाएंगे। दूसरा बोलता है राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के लिए विषय, और तीसरा बोलता है दोनों के द्वारा ऐसे विषय जिन पर दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं तो उस समय जो कानून लागू होगा वो किसका कानून लागू होगा, केंद्र का कानून लागू होगा। ठीक है, अगला देखें। 8वीं अनुसूची के बारे में बात किया जाए। 8वीं अनुसूची क्या बोलता है कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। 8वीं अनुसूची में भारत में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, असम का असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, वैसी पंजाबी, संस्कृत हो गया, सिंधी हो गया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, ये अरुणाचल प्रदेश तरफ का है, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा है। ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बोला, राजभाषा शब्द नहीं लिखा यहाँ पे। तो भारत में कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आपको प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ी जो है, हम जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं अपने अंचल में, वो एक राजभाषा है कि क्या है, तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। छत्तीसगढ़ी क्या है, क्षेत्रीय भाषा होने के कारण क्या है, ये एक बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली है ना। ठीक है, इसमें और बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे
22 राजभाषाओं में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। और ऑप्शन में यही देगा, निम्न में से किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। और हम लोग जब नहीं पढ़े रहते हैं ना, तो हमको क्या लगता है, भाई इंग्लिश तो हम यूज़ करते हैं हर जगह में, ये बोलचाल की भाषा के रूप में भी यूज़ हो जाता है, हायर क्लासेस में ये आपके सब्जेक्ट के रूप में है चीज़ें, तो अंग्रेजी राजभाषा होगा समझते हैं हम, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी राजभाषा नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम का, अच्छे से याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिनमें अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला देखेंगे तो अब यहीं पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि टोटल भारतीय संविधान, मतलब कि मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 ही थी। ठीक है, अब संशोधन करते करते अब अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया है? टोटल 12 अनुसूची हो गए हैं। तो ये मैं 8 अनुसूची तक आपको पढ़ाया। फिर इसके आगे देखिए 9वां अनुसूची ना, याद रखेंगे भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियाँ थी पूछेगा एग्जाम में, तो आपको बताना है 8 अनुसूची, और यही 8 अनुसूचियाँ थे। उसके बाद लागू होने के बाद क्या हुआ? संशोधन होते गए, फिर नया नया अनुसूची, टोटल मिला के 4 अनुसूची और जुड़े। अगला अनुसूची देखते हैं। अगले अनुसूची की बात करूं मैं तो अगला अनुसूची आपके पास दिख रहा है 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार के कानूनों से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यही वर्डिंग पूछता है आपको कि 9वां अनुसूची किससे संबंधित है। तो भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित है या भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, या उल्टा पूछता है भूमि सुधार कानून किस अनुसूची के अंतर्गत है। तो कौन से अनुसूची के अंतर्गत है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि इसको कब जोड़ा गया, तो मैंने बोला ना मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थे, अब इसमें कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। तो इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और यह संशोधन संविधान में कब हुआ? 1991 में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये अच्छे से याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत इस अनुसूची को शामिल किया गया, और वो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। याद रखेंगे अच्छे से। अगले अनुसूची की बात किया जाए तो कौन सा अनुसूची है? 10वां। तो इसको याद रख सकते हैं द से द करके, दल बदल विरोधी कानून। मतलब कि अगर कोई बीजेपी का विधायक है, वो विधायक रहते रहते अगर कहीं कांग्रेस में ये कूद गया तो उस पर क्या नियम लागू हो सकते हैं, ये बताता है। तो इस अनुसूची को जोड़ा गया कैसे? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। यदि कोई सांसद या विधायक निर्धारित परिस्थितियों में दल बदलता है तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। देखो क्या लिखा है? ठहराया जा सकता है, ठहराया जाएगा करके नहीं लिखा है। तो ठहराया जा सकता है, तो इसके लिए भी कुछ कुछ आपके पास नियम हैं जिनके तहत इन लोगों को दल बदल का कानून के तहत हटाया जा सकता है। तो बस ये याद रखना है कि 10वां अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। कब इसको संशोधित करके जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। अगला देखें, 11वां अनुसूची बात करता है, 11वां अनुसूची बात करता है पंचायत का, ठीक है, और 12वां अनुसूची नगर पालिका का बात करेगा। फिर 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1992 में जोड़ा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक, इसमें कितने विषय हैं ये सब पूछा गया है। तो इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इन विषयों में आप देख सकते हैं कि कृषि हो गया, भूमि हो गया, भूमि सुधार हो गया, लघु सिंचाई वगैरह हो गए, स्वास्थ्य हो गया, सड़कें हो गया, पेयजल वगैरह हो गया। खासकर कृषि को दिमाग में रखेंगे। कृषि आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसको 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया। ये हुआ पंचायत से। अगला देखेंगे तो अगला मिलेगा आपको नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाएँ वो हुआ था 73वां, ठीक है। ये होगा आपके पास 74वें संविधान संशोधन 1900, यहाँ पे 92 ही लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है? 93 है, ठीक है। 1992 के बाद 93, तो इसको सुधार लेंगे। 1993 द्वारा जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायत में 29 विषय थे, नगर पालिका में 18 विषय है, और वो 18 विषय आपके पास दिख रहे हैं, जैसे कि शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सड़कें हो गया, जलापूर्ति हो गया। तो सर सड़कें तो
पंचायत में भी था। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सड़कें जिसमें पंचायत में है तो वो नगर पालिका में नहीं हो सकता है वो विषय। तो आपको ये विषय याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है ये 74वें संविधान संशोधन से हुआ, 1993 में हुआ, इसमें 18 विषय हैं और नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अब मैं जितना आपको पढ़ाया उसको मैं क्विकली ना रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहेंगे। तो देखेंगे मैं आपको क्या क्या पढ़ाया अभी, कि पहला बताया आपके पास राज्य या और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है पहले अनुसूची में, और इसमें बताया मैं कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है अनुसूची 1। मंत्री लोग क्या करेंगे, शपथ लेने से पहले बोलेंगे हमको पैसा दो, मतलब कि उनके वेतन भत्ते से संबंधित है दूसरा अनुसूची। उसके बाद पैसा मिल जाएगा तो इन लोग क्या करेंगे, शपथ लेंगे। चौथा राज्यसभा सीट से है, और पांचवा और छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट, छठवां में अमी मैत्री है, याद रखेंगे छठवां में अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक, फिर इसके बाद उनके अलावा अन्य क्षेत्रों में जनजातीय प्रशासन से संबंधित नियम किस में मिलेंगे आपको, 5वें अनुसूची में मिलेगा। सातवां से सूचियाँ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब क्या हुआ, ऐसे विषय जिन पर केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए। 8वां 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात बताया कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। कानूनों का संरक्षण, कौन से कानून का संरक्षण है, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 9वां दल बदल, 10 से दल बदल। 11वां पंचायत, ठीक है, और 12वां नगर पालिका से संबंधित है। अब मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया अगर आपको याद है तो अब प्रश्नों के उत्तर देंगे, देखेंगे। फिर इसी पे आधारित प्रश्न है अब अपने पास, क्या क्या प्रश्न है उसको देखेंगे अच्छे से, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, सही बात है ये। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, ये भी सही है। 12वां वाला नगर पालिका से। 10वां अनुसूची भाषाओं, ये गलत है क्योंकि 8वां से संबंधित था ना भाई, अनुसूची भाषाओं से संबंधित कौन सा था, 8वां अनुसूची, मतलब कि पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तीसरा सही हुआ। अब एग्ज़ाम में ये भी देखने का कि वो सही है पूछ रहा है कि सही नहीं है पूछ रहा है। अभी क्या पूछा है, सही कूट चुनिए, तो सही कूट कौन सा है आपका, 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में क्या क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अब जनजातीय क्षेत्रों से, अब आपने देख लिया 5वां अनुसूची और खट से आपने ऑप्शन ए लगा दिया, यहीं पे तो गलती कर रहे हैं। जनजातीय सूची आपका 5वां से भी था, 6वां से भी था। 7वीं आपका समवर्ती सूची था, मतलब कि 3 सूचियों के बारे में। 8वां राजभाषा वाला था, मतलब कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से 5वां संबंधित है, 6वां संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 जिसमें रहेगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, और सिर्फ आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी पेपर दिलाएं, चाहे रेलवे का दिलाएं, चाहे एसएससी का दिलाएं, चाहे पीएससी का दिलाएं, चाहे व्यापम का दिलाएं, उसमें ये आता ही आता है। आगे देखें, और तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा में क्या लिखा आपके पास, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ये पूरे व्यापम के पैटर्न के अनुसार ये डिज़ाइन किया गया। कुछ कुछ प्रश्न है जो, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है भाई, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले ऐसा ऑप्शन खोजे जो 2 से चालू हो। आप कंफर्म हो ना कि पहला अनुसूची का आंसर क्या होगा, 2 होगा, मतलब कि ए जिसमें आएगा 2। अब देखें बी में क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, बी में 3 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 4। तो आपको सी और डी को चेक करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं अगर आप बी के बारे में जान गए तो। 7वीं अनुसूची आपको क्या बोलता है, सूचियों के बारे में, मतलब कि बी संबंधित है किससे, 3 से, अर्थात 2-3 करके चलने वाला है आंसर। 2, 3, 4, 1 आ गया, ये वाला आंसर सही है। आगे मेरे को सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 8वां अनुसूची बिल्कुल राजभाषा है। द से दल बदल कानून, मतलब पहला, अर्थात आंसर हुआ आपके पास ए का ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित को अनुसूची संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। दल बदल क्या था आपके पास, 10वां था। अनुसूची संख्या के बढ़ते क्रम में ना, भाषाएं वाला क्या था, 8वां था। पंचायत वाला 11 था और नगर पालिका आपके पास क्या था, 12।
तो सबसे पहले किसका नंबर लगेगा, भाषा अर्थात 2 का ना, 2 का। तो 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 ठोक ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, ए में भी और सी में भी। इसमें देखेंगे 2 लिखाया है, इसमें भी 2 लिखाया है, लेकिन अगला देखेंगे 1 लिखाया और 3 लिखाया। तो भाई या तो 1 पहले आना चाहिए या तो 3। तो देखें 1 आपका दल बदल है जो कि 10वां अनुसूची है, 3 आपका पंचायत है जो कि 11वां, अर्थात 1 पहले आएगा। तो 2 1 3 4 प्रश्न का उत्तर होगा, 2 1 3 4 प्रश्न का उत्तर होगा। 2 आपके पास 2 क्या दिख रहा है, 2 है आपका 8वां अनुसूची, 1 है 10वां अनुसूची, 3 है 11वां अनुसूची है ये पंचायत, और नगर पालिका है आपका 12वां अनुसूची। तो इस प्रकार के भी आपके पास प्रश्न बनेंगे क्रम से जमाव करके, या तो घटते क्रम से बोलेगा या तो बढ़ते क्रम। अभी इसने बोला था बढ़ते क्रम, इसलिए मैं बढ़ते क्रम में जमाया, ठीक है। अब ऐसे मत कर देना बढ़ते क्रम मतलब कि 1 2 3 4 करके। भाई उसने प्रश्न क्या पूछा है, अनुसूची संख्या के बढ़ते क्रम पूछा ना, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखें और ये एक प्रश्न है, क्या लिखा है, कथन और कारण पर आधारित है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, सही है बिल्कुल। इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये भी सही है। अब समस्या ऐसे इन प्रश्नों में तब होता है जब आपके पास दोनों के दोनों कथन और कारण क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। तो भाई इतना तो कंफर्म है कि या तो आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है, या तो आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। अब कैसे निर्धारित करें, तो यहीं पे आपको सोचना पड़ता है और पूरे बेसिक में जाना पड़ता है। अब सोचो आप वापस कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, क्यों दी गई भाई वो सूचियां, क्यों दिया गया बताएं। क्योंकि इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। भाई शक्ति का विभाजन करना था, इसीलिए तो 3 अनुसूचियां दिया गया, अर्थात बिल्कुल कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, अर्थात आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर ये बिल्कुल संबंधित नहीं रहते, भले कथन अपने आप में सही रहे, कारण अपने आप में सही रहे, लेकिन अगर व्याख्या नहीं करता, उस समय आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन अगर न कोई एक ठोक ना, जैसे कि कथन सही हो गया लेकिन कारण गलत है, तो प्रश्न बड़ा सरल बन गया आपके लिए, आंसर क्या हो जाता उस समय, फिर आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता। और वैसे ही अगर कारण सही है लेकिन कथन गलत है, तो आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता ऑप्शन। अभी फिलहाल इस प्रश्न का आंसर अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना सब चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको आप नोट कर लें। जो भी चीज़ें आपको बताया वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बार बार आता है, और मैं पूरे इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा सीरीज़ आपके लिए कवर होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, और कवर धीरे धीरे होगा, भले टाइम लग सकता है लेकिन धीरे धीरे होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे और एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।